टीचर बनने का सपना तो देख रहे हैं, एक शिक्षक बनने का सपना तो जरूर है, दिल के अंदर एक आग जरूर है, लेकिन करना कैसे है, चीजें आगे कैसे बढ़ानी है, वो सीढ़ी चढ़नी कैसे है, ये किसी को नहीं पता। तो आज की क्लास में यानी कि आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी निकिता मैम और मैं पढ़ाती हूं आपको फिजिक्स। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बिहार एस्टेट यानी कि इसके लिए हमारी एक प्रॉपर नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुकी है। पेपर 2 की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं, जो कि आपका मेन यहाँ पर पेपर होने वाला है। पेपर 1 के अंदर भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन पेपर 2 जो होने वाला है वो आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आप चूज करने वाले हैं उसके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की, उसके आपकी एलिजिबिलिटी की, आपका सिलेबस, आपका एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपकी संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री होने वाली है। अगर ये कैसे होने वाली है, तो अभी टीचर्स डे आया था, टीचर्स ने सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी और एज अ टीचर्स डे के रिटर्न गिफ्ट में आपको यहाँ पर एक गिफ्ट जरूर दिया है, जो कि है कि अगर आपका बिहार एस्टेट का एग्जाम क्लियर नहीं होता है, जिसकी हम लोग आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपकी तैयारी कि जितनी भी सारा स्ट्रेस है वो सब हमारे कंधों पर है, आपको सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करनी है। 75% हमारे पास एक सक्सेस रेट है कि जहां पर हर स्टूडेंट्स का एग्जाम यहाँ पर क्लियर होता ही होता है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग हमारे पास। अगर मैं तराजू तोलूं ना कि बेनिफिट और आपका जो यहाँ पर लॉस है उसका तराजू, तो बेनिफिट का तराजू मेरा ज्यादा नीचे जाएगा, ज्यादा भार जो है मेरा बेनिफिट है यहाँ पर और लॉस कम है हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको जो गिफ्ट ये मिला था कि अगर आपका बिहार स्टेट का एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी, जो कि ऐसा नहीं होने वाला है, ये बात मुझे पता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन फॉर इंस्टेंस 0.0001% अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। आज के सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि यहाँ पर पूरा बिहार स्टेट क्या है, आप कैसे इसको करते हैं, आपको क्या पोस्ट मिलती है, सब चीजें यहाँ पर मैं बताती हूँ। एस्टेट का मतलब होता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट कराता है, यानी BSEB द्वारा कंडक्ट किया जाता है ये एग्जाम। आपको क्या करना है, ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपके पास दरवाजे खुलते हैं। वो दरवाजे क्या है, दरवाजे ये हैं कि आपको टीचिंग, यानी कि अगर आपका पैशन है कि आपको शिक्षक बनना है और उस 50 बच्चों की क्लास में आपको वहां पर जाके अपनी नॉलेज को उन बच्चों तक पहुंचाना है, अपनी नॉलेज उन तक इस तरीके से पहुंचानी है ताकि उनको जिंदगी भर याद रहे कि हमने इस शिक्षक से पढ़ा था। यानी कि जब वो क्लास 12 पार करके जाएं, तो जब बाद में कुछ साल बाद जब अपने रीयूनियन में वापस आए ना, तो उनको ऐसा लगे ये मैम से मैंने फिजिक्स पढ़ा था, इन मैम से मैंने मैथ्स पढ़ी थी, इन मैम से मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, इन सर से मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी, तो मुझे यही टीचर्स याद है और ये जिंदगी भर मैं इनको कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो अगर आप भी ये सपना देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आगे आपको यहाँ पर एक चीज और बताऊं कि आप सबसे पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपना जो कोड है वो देख लेना। देखो, जैसे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं भौतिक विज्ञान में, अगर भौतिक विज्ञान की बात करूं तो आपके पास का कोड है 214। और भी रसायन विज्ञान है आपके पास, राजनीति शास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, पाली है, भोजपुरी, फारसी, सारे सबके कोड आपको यहाँ पर गिवन है। तो आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप अड्डा 24/7 के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स और मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको इन सब के बारे में बता दूं, ताकि आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो के अंदर हम सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें विषय आप क्या लेंगे, अगर आपने सब्जेक्ट लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लेकिन ये बात कहाँ हो रही है, पीजीटी लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। यानी फिजिक्स के अंदर आपके पास क्या है, फिजिक्स में आप फिजिक्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पर। यही अगर मैं केमिस्ट्री की भी बात करूं, जो कि आपका साइंस में ही आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ये सब्जेक्ट हैं आपके पास, यानी कि जब आप पीजीटी लेवल की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगली अगर मैं चीज आपको बताऊं कि फिजिक्स का आपका सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, तो आपको मेन फोकस अपना रखना है एनसीईआरटी पर और बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड को आपको कहीं नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बिहार बोर्ड की जब मैं बात करती हूँ, बिहार बोर्ड में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस, यानी कि जब स्टेट बोर्ड की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन आपके 11th-12th क्लास के क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर पूछा जाएगा।
से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं मैकेनिक्स में, तो आपका काइनेमेटिक्स हो गया, मोशन हो गया आपका दोनों डायमेंशंस में, 1 एंड 2 डायमेंशन दोनों में, लॉज ऑफ मोशन हो गया, न्यूटन के नियम हो गए, वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा और पावर की बात करी गई है, रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ये सारे चैप्टर जो हैं आपके क्लास 11th और 12th में पूछे जा चुके हैं, जो कि आप हर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो यही आपका सिलेबस रहता है, क्योंकि आप विज्ञान को नहीं बदल सकते। आप क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकते हैं, आप क्वेश्चन को बदल सकते हैं, लेकिन आप सिलेबस को नहीं बदल सकते। हम ऊपर नीचे कर सकते हैं चीजें, लेकिन हम सिलेबस यानी विज्ञान को नहीं बदल सकते। तो क्लास 11th और क्लास 12th का जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा इसी एग्जाम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अगर मैं बात करूं हीट और थर्मोडायनामिक्स की, तो थर्मल एक्सपेंशन, हीट कैपेसिटी, नियम जो है हमारे थर्मोडायनामिक्स के, काइनेटिक थ्योरी, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, ऐसे बहुत से चैप्टर्स जो हैं आपके, यानी कि आप मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, मूविंग चार्जेस है आपका, ये सारे चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये सारे लॉज आपको इसी एग्जाम के अंदर इन्हीं के ऊपर बेस्ड बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको मेनली फोकस करे जाएंगे एनसीईआरटी पर। तो एनसीईआरटी को घोल कर पी जाना है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस आपको क्वेश्चन पूछे जाए, सिलेबस के बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी जो आपका चैप्टर है अगर मैं बात करूं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है, ऑसिलेशन वेव चैप्टर है, इनके बेसिक्स जो हैं, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक मॉडल्स, न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिक्स। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि ये पार्ट आपका किसमें आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में, जो कि मॉडर्न फिजिक्स आपको क्लास 12th के एंड में पढ़ाई जाती है, यानी कि सेमीकंडक्टर के अंदर। उससे पहले आपका एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये सब चीजें वहां पर पढ़ाई जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक्स और उसके रेडिएशन की, तो ये बात आपकी ग्रेजुएशन लेवल में आती है। किसमें आती है, ग्रेजुएशन लेवल में जब आप जाते हैं, यानी कि बीएससी जब आप करते हैं, तो बीएससी में आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक्स, इसके रेडिएशन, सन, हर चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती है। एंड का टॉपिक आपके पास क्या आता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, पेडागोजी है, उसकी रिलेटेड टू साइंस, यानी कि जब मैं साइंस की बात कर रही हूँ यहाँ पर, यानी फिजिक्स की बात करूंगी, तो फिजिक्स का ही मैं आपको इस चीज के बारे में बता सकती हूँ यहाँ पर कि आप किस तरीके से साइंस को पढ़ाते हैं, यानी फिजिक्स को पढ़ाते हैं, आप कैसे लर्नर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे इवेलुएट करते हैं चीजें, लेसन कैसे प्लान करते हैं। क्योंकि आपको स्कूल्स में क्या होता है, आपको पहले ही एक पूरी प्लानिंग फुल मंथ की या फुल 6 मंथ्स की या पूरे ईयर की भी आप कह सकते हो, वो आपको ऑलरेडी करके चलनी पड़ती है कि आप इस दिन इस टीचर को, ये टीचर जो है स्टूडेंट्स को ये पढ़ाने वाला है, ये करिकुलर एक्टिविटीज होने वाली हैं, आप किस तरीके से चीजें प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से स्टूडेंट तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। और स्टूडेंट के पास भी जैसे आपको टाइम टेबल दिया जाता है, एक स्टूडेंट को टाइम टेबल है, वैसे ही एक टीचर का भी टाइम टेबल होता है, तो आपको उस हिसाब से अपनी चीजें प्लान करनी होगी, ठीक है। प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क इन स्कूल होगा, यानी कि फिजिक्स में आप देखते हैं आपकी फिजिक्स लैब होती है, आपकी कॉलेज लाइफ में भी फिजिक्स लैब होती है। अगर आप भले ही बीएससी करी हो, आपने भले ही एमएससी करी हो, भले ही पीएचडी करी हो, कोई भी चीज अगर आपने करी हो, प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क आपका स्कूल के अंदर सबसे पहले स्टार्ट होता है ना। जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते थे, जब आप क्लास 10th और 12th में होते थे, बोर्ड का एग्जाम देते थे, तो आपके 20 या 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के जरूर होते थे वहां पर। तो आपको उस अकॉर्डिंग भी चीजें प्लान करनी है, आपको उस अकॉर्डिंग भी चीजें वहां पर पूछी जाएंगी। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, आप इसको एक टर्म लेके चल सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड और उसकी पेडागोगी यहाँ पर, ठीक है। ये तो रहा हमारा सिलेबस के बारे में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आपका मेन प्रश्न ये आएगा कि मैम कुछ टिप्स ऐसी दे दो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे बता दो जो हमें सिलेबस के बारे में पता हो। देखो फोकस सबसे ज्यादा करना है एनसीईआरटी पर, क्लास 11वीं यानी कक्षा 11वीं और 12वीं की फिजिक्स की किताबों को, एनसीईआरटी को घोलकर पी जाओ, उसके अलावा कुछ मत करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ वही करने हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इसी में से आते हैं। ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स हैं वो भी आएंगे, स्पेशली अगर हमारा मॉडर्न फिजिक्स और उसके डेरिवेशन अगर यहाँ पे हो। 150 मार्क का आपका पेपर है, 150 आपको मिनट वहां पर दिए जाएंगे, यानी 2.5 घंटे का आपका क्या होगा, ये एग्जाम होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, तो उस चीज की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। क्लियर है।
टीचिंग के मेथड्स, उसकी पेडागोजी, पर्सनल स्किल्स वो भी यहाँ पर है, यानी कि आप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसको आपको भूलना नहीं है। क्योंकि एक शिक्षक को एक चीज सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरी होती है कि वो अपनी बात को कन्वे कैसे कर रहा है, वो अपनी चीजें स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचा रहा है। अगर मैं क्लास में आऊँ, कुछ चीजें लिखी हुई उसको समझाऊं, उसको बोलूं और चली जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक का काम ही यही है कि उसको उन चीजों को, जो किताबी में चीजें लिखी हैं, उसको कुछ तोड़ तोड़ कर स्टूडेंट तक कैसे पहुंचाना है, उसे समझाना कैसे है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जनरली हर स्टूडेंट आपके पास ऐसा नहीं मिलता जो किताबी कीड़ा हो, या फिर जो स्टूडेंट्स इजीली ग्रैस्प कर सके चीजें। किसी किसी को लेट समझ आती है, किसी कोई समझ के लिखना चाहता है। तो ये आपके अंदर ही कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन चीजों को कैसे उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, और उन स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद उनके जब दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी और वो एग्जाम में लिख के आएंगे अच्छे से, वो चीजें आपको जब उसका आउटपुट मिलेगा ना, अगर आप इनपुट अच्छा दोगे तो आपको आउटपुट भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छी करते हो तो आपको उसका रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो अगर आप अपना इनपुट अच्छा देंगे तो आपको स्टूडेंट्स की तरफ से आउटपुट अच्छा मिलेगा। अगर लेकिन एक इसके अंदर कंडीशन है, आउटपुट अच्छा तभी मिलता है जब आपके एफर्ट्स यहाँ पर मैटर करें। और उन एफर्ट्स को करने के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर नहीं होता अगर आप टीचर नहीं बन पाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट, वक्त का सही इस्तेमाल। वक्त किसी का नहीं हुआ आज तक, किसी का, कोई भी इंसान हो, किसी का नहीं हुआ आज तक। तो वक्त का सही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना कि मैम देखो मुझे इतने ही क्वेश्चन आते थे तो मैं इतने ही करके आई हूँ या करके आया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। करना सिर्फ इतना है आपको कि आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जानी है। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। और उस कंसेप्ट को समझाने के लिए कौन है आपके पास, निकिता मैम। कहीं नहीं जाना, किसी और रास्ते नहीं जाना, सिर्फ इधर आना है। एक चीज पूछोगे 10 बार पूछोगे, 10 बार बताई जाएगी, 11वीं बार पूछोगे 11वीं बार भी बताई जाएगी, तब तक जब तक तुम्हें समझ नहीं आती। ठीक है, तो ये रहा मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल सिलेबस का, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें यहाँ पर हमने इसकी कवर करी है। बैचेस भी आपके लॉन्च होने वाले हैं, जो कि आप बीपीएससी टीआरई और आपका बिहार एस्टेट दोनों के लिए बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया, जो आपको एज ए रिटर्न गिफ्ट मिला है हम टीचर्स की तरफ से, टीचर्स डे के दिन। ठीक है, तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि क्या सिलेबस है मैम हमारा, किस तरीके से क्वेश्चंस हमको पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। यानी कि अगर हम प्रीवियस पेपर देखें और हम अभी का पेपर जब एनालाइज करें, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पुराने पेपर उठाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, उनके अंदर से कुछ 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 चीजें टॉपिक उठाएंगे, उन टॉपिक को हम देखेंगे वहां पर कि कौन सा टॉपिक सब रिपीट किया गया है। यानी कि उस चीज के बारे में, उस पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू।